हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसका आज आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इस पीडीएफ को मैंने सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है और आपके जो भी टॉपिक्स आपके बुक में बनते हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। देखिए अध्याय 2, जिसमें सबसे पहले आप लोग जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका वर्णन देखेंगे। कारक मतलब जो जो जनसंख्या के वितरण को इफ़ेक्ट करते हैं, जो चीज़ें जो थिंग्स हैं, जो आप जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा रहती है कहीं पर कम रहती है। जैसे जल है, जो जल जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पर जल अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा वहाँ अधिक जनसंख्या रहेगी। इसका कैसा जनसंख्या का और जल का कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है, क्योंकि जहाँ पर जल ज़्यादा होगा वहीं पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी। तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में जल की मात्रा जितनी अधिक होती है उन क्षेत्रों में उतनी ही अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब अगला कारक जो है भू आकृति। भू आकृति माने कहीं की भू आकृति यानी जो लैंड है, सरफेस है, एरिया है, मतलब जो पथरीली ज़मीन होती है कहीं की, कहीं पर्वत हैं तो पर्वत ही पर्वत हैं। जैसे उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड कहाँ पर है? बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, ये सारे, हिमाचल प्रदेश है, ये सारे बर्फीले क्षेत्र हैं। और कहीं पर जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है। तो ये सब क्या है? भू आकृति की भिन्नताएं हैं। और भू आकृति भी क्या करती है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे समतल मैदानी भूभागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है, क्योंकि वहाँ क्या है? मैदान ही मैदान है। एक सी वो है, सरफेस है। एरिया आपका कैसा है? ना ही ज़्यादा पथरीला है ना ही ज़्यादा समतल स्पेस है। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मानव अपनी कृषि कार्य कर सकता है और अच्छी कृषि के साथ और अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि भू आकृति भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। ये लाइन आप लोगों को सारे कारकों में लिखनी है कि भू आकृति, जैसे जल भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आगे हम बताएंगे मृदा भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है और समतलीय मैदानी भूभागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर मानव को अपने व्यवसाय और कृषि कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल जलवायु या अनुकूल सरफेस मिलेगा वहाँ पर कार्य करेगा। सॉरी, सरफेस मिलेगा, जलवायु नहीं। जलवायु भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे आगे आएगी जलवायु। जैसे जलवायु जहाँ की मानव के स्वास्थ्य और उसके व्यापार के अनुकूल होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जहाँ पर सर्दी पड़ती है वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। लेकिन जहाँ जलवायु पाई जाती है, सम मौसम पाया जाता है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। ऑब्वियस सी बात है, जब जनसंख्या को उसके स्वास्थ्य और व्यापार के अनुकूल उसको क्या मिलेगी? जलवायु मिलेगी, तो वो वहाँ पर निवास करेगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं। आगे देखेंगे चौथा कारक है कि मृदाएं। जैसे जहाँ की मृदाएं क्या होंगी?
जहाँ की मृदाएं उपजाऊ होंगी, तो मृदाएं भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। उपजाऊ होंगी तो क्या होगा, मानव अपना कृषि कार्य कर सकेगा और जनसंख्या वहाँ पर केंद्रित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या है, वहाँ पर समतलीय मैदानी भूभाग है तो जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और जम्मू कश्मीर हो गया आपका, राजस्थान हो गया, राजस्थान में मरुस्थल है तो वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर, इसका डेफिनेशन और इसी में आपका अंतर भी हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन जन्म दर और मृत्यु दर। एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ठीक है, मतलब एक वर्ष में 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उन पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। और मृत्यु दर एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर, मतलब एक वर्ष में जो 1000 व्यक्तियों के ऊपर मरने वालों की संख्या, मतलब 1000 एक वर्ष में, उसके बाद जितने मरते हैं उसे मृत्यु की दर कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जन्म दर, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो क्या धनात्मक वृद्धि दर, जैसे जनसंख्या की जब जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर से अधिक होती है तो उसे धनात्मक वृद्धि दर का नाम दिया जाता है। और जब मृत्यु दर अधिक होती है जन्म दर से तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर का नाम दिया जाता है। ठीक है, आप लोग इसका देख सकते हैं। अब प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छी जलवायु है, जलवायु अगर आपके अनुकूल होगी तो आप लोग कहाँ, वहीं पर निवास करने लगेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, अगर वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है तो आप लोग वहाँ पर जाने के लिए आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे कि वहाँ मुझे रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो वहाँ मेरी भरपाई अच्छे से हो जाएगी, मेरी जीवन अच्छे से चलेगा और मैं अपने घर परिवार को अच्छे से ही रख पाऊँगा। ठीक है, ये क्या है, अपकर्ष कारक हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करें, वो क्या कहलाती हैं, अपकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक जो अपना निवास स्थान छोड़ने का कारण बनते हैं। जैसे अगर कहीं का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेयर माने आपका जो वातावरण है, वायु वहाँ की दूषित है। अगर आपको शुद्ध वायु में रहने की ज़्यादा वो लालसा है तो आप लोग शुद्ध वायु की जगह ढूंढेंगे, अपनी अशुद्ध वायु वाली जगह को छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक प्रतिकर्ष कारक हो गया कि इसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना निवास स्थान छोड़ रहे हैं। कहीं पर साफ़ सफाई की सुविधा अच्छे से नहीं हो रही है, वह नगर पालिका वाले जल्दी जल्दी सफाई करने नहीं आ रहे हैं, कूड़ा कचरा लगा रहता है, आप लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक हैं जो अपना निवास स्थान छोड़ने का कारण बनते हैं। देखिए, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कहीं पर जल्दी जल्दी बाढ़ आ जाती है, कहीं डैम फट जाता है, तो ये क्या है, आप लोग वहाँ से भागने का सोचेंगे, ये थोड़ी है कि आप लोग वहीं पर रहेंगे। जैसे अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है उस एरिया में तो आप लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कि हमें यहाँ से जाना है, कहीं पर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के अवसर। जलवायु क्या है, अपकर्ष कारक है, मतलब अनुकूल जलवायु, मानव के स्वास्थ्य और व्यापार के अनुकूल जलवायु होगी तो मानव क्या करेगा, निवास करेगा, अन्यथा वहाँ छोड़कर अपने अनुकूल वाले स्थान पर चला जाएगा। ये प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में ये डिफरेंस है। आप लोग इसकी सारे पीडीएफ का अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, आपके ये नोट्स एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसको ना ही एक्सप्लेनेशन और ना ही उसके साथ बनाया गया है कि आप लोग सिर्फ रट्टा मारें, इसको विद एक्सप्लेनेशन और आपके जो भी एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट बनते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स आपके ज़्यादा मोस्ट हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे का अपना पॉइंट है कि जननांग की संक्रमण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, मतलब 3 अवस्थाएं होती हैं।
मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं को आपको जननांगीय संक्रमण में जानना है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर उच्च बनी रहती है और मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर जो अपन ने पढ़ा था कि एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। और एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जन्म ज़्यादा होंगे और मृत्यु कम होगी तो क्या धनात्मक, क्योंकि जनसंख्या या पॉपुलेशन में क्या बढ़ोतरी होगी। और अगर मृत्यु दर अधिक हो जाती है और जन्म दर कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा जन्म कम होंगे और मृत्यु अधिक होगी तो क्या ऋणात्मक वृद्धि दर, इसीलिए पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। ठीक है, प्रथम अवस्था में क्या होता है अपना, उच्च जन्म दर भी बनी रहती है और उच्च मृत्यु दर बनी रहती है। लेकिन इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। जन्म जीवन प्रत्याशा कैसी निम्न होती चली जाती है। जीवन प्रत्याशा निम्न इसलिए होगी क्योंकि उच्च जन्म दर है, जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, दोनों उच्च है तो जीवन प्रत्याशा कैसी निम्न ही होगी। जब ज़्यादा लोग जन्म लेंगे और ज़्यादा मर भी ज़्यादा जाएंगे, डेथ भी ज़्यादा होगी तो क्या ऑब्वियस सी बात है उनका भरण पोषण अच्छे से नहीं होगा, इसलिए जीवन प्रत्याशा भी निम्न ही होगी। व्यक्ति अपने बच्चों का क्या भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसी कारण जीवन प्रत्याशा बिल्कुल निम्न हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन समय के साथ साथ घटती चली जाती है। ठीक है, और ये अवस्था किस विकासशील देशों में देखने को मिलता है। विकासशील देश मतलब जो अपना विकास अभी कर रहे हैं, और विकसित देश वो कहलाते हैं जो अपना विकास कर चुके हैं, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया। भारत क्या है, एक विकासशील देश है, वो विकास अपना कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग इसको देख सकते हैं, सॉरी, तृतीय अवस्था, अपनी तृतीय अवस्था आ जाती है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती हैं। जैसे प्रथम अवस्था में तो दोनों ही उच्च थे, लेकिन तीसरी अवस्था तक आते आते दोनों ही बिल्कुल निम्न हो जाते हैं। जब दोनों निम्न हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, लगभग बिल्कुल समानता आ जाती है कि मतलब जन्म दर अगर इतनी है तो मृत्यु दर भी इतनी ही होगी। इस आरेख पर अगर दर्शाया जाए कि ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, तो जन्म दर अगर इतनी है तो मृत्यु दर भी इतनी होगी। इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है तीसरी अवस्था तक आते आते। ठीक है, अगर दोनों समान होंगी तो क्या होगी, जनसंख्या स्थिर पड़ जाएगी, ना ही उसमें वृद्धि होगी ना ही उसमें कमी होगी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सर्टेन एक वो ग्राफ बन जाएगा कि ना ही जनसंख्या बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। ठीक है, आप लोग इसका देख सकते हैं। अगर दोनों वो होंगे, एक से हो जाएंगे तो साथ साथ क्या होगा, अगर जैसे सपोज दैट अगर कम जनसंख्या होगी तो कम जनसंख्या होगी, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अगर 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में से वो अपने 2 बच्चों का भी भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इसकी बात तो छोड़िए, अगर वो खुद अपना और अपनी वाइफ का भी अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पा रहा है तो अपने बच्चों का कहाँ से करेगा। अगर बच्चे उसके 2 होंगे तो 2 बच्चों का वो अच्छे तरीके से भरण पोषण करेगा और वो शिक्षित होंगे। अगर भरण पोषण होगा और शिक्षित होंगे तो क्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करेंगे। ठीक है, अब आप लोग अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व में जनसंख्या वितरण की विशेषताएं क्या हैं। जनसंख्या वितरण की विशेषताओं का मतलब, जैसे कहीं कहीं व्यक्ति ज़्यादा निवास करता है, वही पहला पॉइंट है, वो पहला क्वेश्चन था, जैसे पहला टॉपिक कि वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे जलवायु हो गया, मृदाएँ हो गई, जल की उपलब्धता हो गई। जैसे जल जहाँ ज़्यादा उपलब्ध होगा वहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति निवास करेगा, और जल जहाँ पर कम उपलब्ध होगा वहाँ पर ज़्यादा कम व्यक्ति निवास करेगा। ठीक है, भू आकृति हो गई,
अगर भू आकृति जैसे पथरीली ज़मीन है, जैसे नदी, घाटियों और मैदानों, जैसे मैदानी भूभाग है तो मैदानी भूभागों में क्या करता है, व्यक्ति निवास करता है, क्योंकि मैदान में व्यक्ति कृषि आराम से कर सकता है। अगर आपको पहुंचा दिया जाए कि जाओ और पहाड़ पर जाके खेती करना है तो क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, उसको नहीं कर सकते हैं। और मैदानी क्षेत्र में जो जलोढ़ से प्रभावित है उसको क्या हो सकता है, उसमें खेती हो सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए वो अनुकूल क्षेत्र है। जैसे जो नदी घाटियाँ हैं, मैदान हैं, उसमें व्यक्ति ज़्यादा निवास करता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, चीन की है। दूसरा स्थान भारत का है, लेकिन अब इसके बाद 2025 के बाद भारत आ जाएगा। ये आंकड़े अभी गूगल पर अपडेट नहीं हुए हैं, सर्वे अभी चल रहा है, तो भारत का स्थान पहले नंबर पर आ गया है, लेकिन अभी इसको आपको चीन ही करना है पहले नंबर। और आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि सबसे पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से किसका है, तो चीन करेंगे आप लोग, ठीक है। और दूसरा स्थान भारत करेंगे, ठीक है। तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट। विश्व की 75% जनसंख्या एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका को क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट मतलब एशिया के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अभी कुछ गांव या कुछ शहर ऐसे हैं या कुछ देश ही ऐसे हैं कि जिनमें अभी तक रोशनी या बिजली वहाँ तक पहुँची नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंधा कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। विश्व के विकसित देशों में 25% और विकासशील देशों में 75%, क्योंकि विकसित देशों में कम जनसंख्या रहती है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती है, लेकिन विकासशील देशों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। विकसित देशों में भी निवास करते हैं, लेकिन विकसित देशों की पॉपुलेशन कैसी लिमिटेड रहती है, इसलिए वहाँ 25% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन विकासशील देशों में 75% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। आप लोगों को इन सारे पॉइंटों में ये आपका मेन पॉइंट है कि चीन सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है दुनिया में, और दूसरा भारत है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन तीन देशों को आप लोग को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आप लोगों का ये बनता है कि उत्प्रवासी और अप्रवासी क्या कहलाते हैं। उत्प्रवासी और अप्रवासी, इससे समझ सकते हैं कि उत्प्रवासी वो लोग होते हैं, जैसे आप कोई प्रतिकर्ष कारक के वजह से, प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो व्यक्ति को अपना निवास स्थान छोड़ने का कारण बनते हैं। आप लोगों ने पहले इसका देखा है कि अगर जहाँ पर क्या होगी, साफ़ सफाई की सुविधा अच्छे से नहीं होगी तो व्यक्ति कहाँ, दूसरी जगह पर जाना पसंद करेगा। अच्छे रोजगार के अवसर जहाँ पर होंगे वहाँ जाना पसंद करेगा, ठीक है। तो उत्प्रवासी वो व्यक्ति कहलाता है जो अपने पुराने मूल स्थान को छोड़कर, मूल स्थान जहाँ पर वो पहले रहता था, वो कैसी अनक्लीन्ड जगह जहाँ पर ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रहती थी और रोज़गार के अवसर भी नहीं थे, तो वो अच्छी जगह पर जाने के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ता है, वो व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाता है, और उसकी ये क्रिया उत्प्रवास कहलाती है, ठीक है। अब आप्रवासी और आप्रवास क्या कहलाता है। आप्रवासी मतलब आए हैं, जो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर आए हैं, ठीक है। नए स्थान के संदर्भ में उन्हें क्या कहा जाता है, आप्रवासी कहा जाता है, और इनकी इस क्रिया को क्या कहा जाता है, आप्रवास कहा जाता है, ठीक है। अब लोग किन कारणों से प्रवास कर जाते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास कर जाते हैं। अपन ने इतने पॉइंट जाने कि रोजगार के अवसर की वजह से, मतलब जो जहाँ पर बेरोजगारी होगी वहाँ से लोग क्या कर जाएंगे, प्रवास कर जाएंगे। प्रवास यानी
एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। जितनी इनकम उनको चाहिए है वो इनकम सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उनको उससे ज़्यादा इनकम चाहिए, तो वो अच्छे औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे जहाँ से उनको रोज़गार मिलेगा। ठीक है, इस कारण से लोग प्रवास कर जाते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी, जैसे अगर सपोज़ दैट अगर किसी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी के परिवार के सदस्य की, तो वो क्या करता है, जल्दी से डॉक्टर को ढूँढता है। अगर वो ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, अगले दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाएगा कि यहाँ पर अच्छी चिकित्सा नहीं है। और शिक्षा संबंधी, जैसे अगर उनके बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई के लिए, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उनमें मतलब नॉलेज कहाँ से आएगा कि वो क्या जानेंगे। तो इसी वजह से लोग प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, भौगोलिक दशाएं अनुकूल ना होने के कारण, अगर व्यक्ति को ऐसे है कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ पर और ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, अगर व्यक्ति वहाँ पर अपने अनुसार उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो वो वहाँ से क्या कर जाएगा, प्रवास कर जाएगा, ट्रांसफ़र कर जाएगा। ठीक है, भौगोलिक दशाएं अगर अनुकूल नहीं हुई, पानी की सुविधा नहीं हुई, अगर भू आकृति अच्छी नहीं हुई, मृदाएँ अच्छी नहीं हुई, मृदाएँ अच्छी नहीं मतलब अगर मृदाएँ उपजाऊ नहीं होगी तो क्या कर जाएगा, व्यक्ति प्रवास कर जाएगा। मृदाएँ की वजह से क्या उसकी कृषि पर इफ़ेक्ट आता है। अगर व्यक्ति कृषि करने वाला है, कोई फार्मर है, तो वो क्या करेगा, दूसरी जगह प्रवास कर जाएगा। ठीक है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। अब आपको ये बताना है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विश्व की जनसंख्या में मतलब घट नहीं रही है, वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अब इन बढ़ते हुए उसके कारण बताने हैं आप लोगों को। एक व्हाट इज़ द कॉज टू एक्सपेंड इन द पॉपुलेशन। देखिए, 19वीं सदी की मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक जनसंख्या प्रवास सर्वाधिक होता रहा है। प्रवास इसका सबसे मेन कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हुई है। जैसे अगर सपोज़ दैट व्यक्ति यहाँ रहता है, मान लीजिए कि व्यक्ति गोरखपुर में रहता है, गोरखपुर से अगर उसके परिवार में, यदि उसका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सपोज़ दैट 5 लोग उसके फैमिली में हैं, 5 लोग ये इस गोरखपुर से जाकर दूसरे क्षेत्र में, मान लो प्रयागराज में चले गए, तो मतलब गोरखपुर की आबादी 5 लोगों से कम होकर इसमें बढ़ गई, तो ये प्रवास क्या है, एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। यहाँ से कम हो गई लेकिन यहाँ पर प्रयागराज में क्या हो गई, बढ़ गई जनसंख्या। ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। स्वास्थ्य विज्ञान की उन्नति। स्वास्थ्य विज्ञान की उन्नति का मतलब, जैसे पहले क्या ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो व्यक्ति क्या था, ज़्यादा बड़े अगर किसी को बीमारी हो गई तो क्या ज़्यादा वो नहीं हो पाता था, उसका उपचार नहीं हो पाता अच्छे से, तो व्यक्ति मर जाता था। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी का, बड़े से बड़े रोग का आसानी से उसका क्या सामना कर सकता है और उसको प्रिवेंट कर सकता है। ये क्या है, एक मेन कारण है कि जनसंख्या इससे बढ़ी है, क्योंकि लोग इससे लोगों की डेथ नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, लोगों पर क्या हो गया है, नियंत्रण हो चुका है। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि विज्ञान और तकनीकी का विकास। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में भी जनसंख्या वृद्धि में भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या होता है, प्रजनन क्षमता अधिक होती है। प्रजनन क्षमता भी इसमें महत्वपूर्ण कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज द 4th पॉइंट डिस्क्रिप्शन। सो आपका अगला जो टॉपिक है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम।
आप लोग खुद अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। मन से बनाकर मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है, ऐसा लिखना है, एक रेलिवेंट आंसर लिखना है आप लोगों को, कि मतलब एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ, मतलब मन से लिखा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड मतलब कुछ ऐसे होने चाहिए कि लगे कि हाँ, ये हो सकता है इसका, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम आप लोग बता सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा? जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन मतलब अपने वातावरण में क्या गैसें फैलेंगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, मतलब उद्योग ज़्यादा लगेंगे, तो जिससे गैसें अपने वातावरण में आ जाएंगी। गैसें आएंगी तो मानव क्या स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है। और क्या संसाधनों की कमी पड़ जाएगी, पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। लोग अपने बच्चों का क्या भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हैं। जनसंख्या वृद्धि से व्यक्तियों का क्या हो जाता है, भरण पोषण पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट का वीडियो देखने के लिए आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।